गुड मॉर्निंग क्लास। आज केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड। यही टॉपिक कंप्लीट करेंगे अपने लेक्चर में, और जिसको हिंदी में हम कहते हैं ठोसों में त्रुटि या दोष। तो डिफेक्ट का मीन्स तो आप ऐसे सीधा समझ गए कि हम किसी ना किसी कमी की बात करेंगे, और वो कमी की बात करनी हमें किस में, सॉलिड में। ठीक है। और डिफेक्ट की बात सॉलिड में जहाँ तक है, तो जो सॉलिड है ये इस लेक्चर में हमने किसमें, जो इस चैप्टर में अभी तक हमने जो मोस्टली पढ़ा वो किसको पढ़ा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। किसको पढ़ा? क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस को। ठीक बात, पहली बात। अब इन क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में अभी तक हमने क्या जाना कि इनमें जो एटम मतलब परमाणु, आयन और मॉलिक्यूल, ठीक है, इनका जो अरेंजमेंट होगा वो एक रेगुलर मैनर में, मतलब एक निश्चित तरीके से, एक डिसिप्लिन अनुशासित तरीके में होगा। ये हमने पढ़ा। जैसे हम एक क्रिस्टल तैयार करें, हमने पढ़े हैं ये तरीका होगा, और बी लेयर को हम ऐसे रखेंगे, तो मतलब एकदम रेगुलर मैनर कि एक लाइन ऐसे तो दूसरी लाइन एज इट इज़ ऐसे, तीसरी लाइन ऐसे। इसको हमने कई अलग अलग टाइप पढ़े हैं, जैसे हेक्सागोनल, आपका स्क्वायर पैकिंग। इसके लिए हमने अलग अलग क्रिस्टल तैयार किए। तो क्रिस्टल जो हमने क्रिस्टल सॉलिड के बारे में हमने जो पढ़ा है, उसमें हमने कहा कि जो एटम, आयन, मॉलिक्यूल, जिनको हम एक साथ क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसको हम अवेक कण कहते हैं, वो एक डिसिप्लिन मैनर में होते हैं। डिसिप्लिन का मतलब वो एक निश्चित तरीके से सेट होते हैं। ठीक है। अगर इस डिसिप्लिन को हम किसी न किसी प्रकार से, या ये डिसिप्लिन किसी न किसी प्रकार से बिगड़ जाए, ये डिसिप्लिन ऐसा ना रह पाए। जैसे मान लो कि इसी डिसिप्लिन में ये डिसिप्लिन था, अब ये डिसिप्लिन ऐसा ना रह पाए, मतलब कैसे नहीं रह पाएगा? कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि इसका एक एटम या आयन या मॉलिक्यूल वो इससे बाहर निकल जाए, ये जगह क्या रह जाए, खाली रह जाए। या ये हो सकता है कि इनके जो खाली जगह है, इनमें से कोई एक उठकर उस खाली जगह पर चला जाए, तो भी डिफेक्ट आएगा। हो सकता है कोई बाहर से कोई नया आ जाए, तो भी डिफेक्ट आएगा। तो मतलब इनमें कमी किसी भी प्रकार से आ सकती है। कमी आएगी तो इनका जो डिसिप्लिन मैनर है, जो इनका एक व्यवस्थित क्रम है, वो व्यवस्थित क्रम क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट इन सॉलिड। और मोस्टली हम किसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। पहली बात तो इस चीज़ के लिए हम पहले जो डिफेक्ट है इसके डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे। डेफिनेशन जो ऑन द स्क्रीन है, क्या पढ़ेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड वेल अरेंज एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, दोज क्रिस्टल नोन एज आइडियल क्रिस्टल। समझने की बात क्या, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टल की जो अवयविक कण है, जिसको हमने लिखा एटम, आयन, मॉलिक्यूल, जो भी कुछ भी हो सकता है, वेल अरेंज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जब तक वो एक मानक ताप के ऊपर हैं तब तक वो क्या रहेंगे, वेल अरेंज, एक निश्चित व्यवस्था में बने रहेंगे। जिन क्रिस्टलों को हम क्या बोलते हैं, आइडियल क्रिस्टल। और हम एक बात अच्छे से जानते हैं, आइडियल क्रिस्टल होना भी एक बहुत बड़ी बात है। लगभग असंभव से काम होता है, आइडियल क्रिस्टल नहीं मिलते, क्योंकि कितने भी क्रिस्टल बनते होंगे उन क्रिस्टलों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट जरूर मिलता है। तो आइडियल क्रिस्टल की बात हो गई। अब इस आइडियलिटी में, इस डिसिप्लिन में, अगर हम इस डिसिप्लिन को भंग करेंगे तो क्या होगा, देखो, बट ऑन नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर ना रहे, अगर टेम्परेचर कैसा हो, नॉर्मल, कोई सामान्य टेम्परेचर हो या रूम टेम्परेचर हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो वे कण होंगे ऑफ द सॉलिड नॉट अरेंज इन रेगुलर मैनर, वो क्या नहीं रह पाएंगे, अपने रेगुलर मैनर में अरेंज नहीं हो पाएंगे। और दोज मैनर डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल, और इसी मैनर के बिगड़ने को, डिसिप्लिन के टूटने को हम क्या बोल देते हैं, ठोसों में त्रुटि या डिफेक्ट इन सॉलिड के नाम से। हिंदी मीडियम भी इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। क्या लिखेंगे, अच्छे से सुनेंगे, क्या, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण मानक ताप पर निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है। इस प्रकार के क्रिस्टलों को हम आदर्श क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। या तो हो गया। अगली लाइन लिखेंगे, लेकिन सामान्य ताप पर यह अवयवी कण अपने
निश्चित व्यवस्था में नहीं रह पाते, जिस वजह से ठोसों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठोसों में उत्पन्न इन्हीं दोषों को डिफेक्ट इन सॉलिड ठोसों में त्रुटि या ठोसों में दोष के नाम से जाना जाता है। कंप्लीट है। अब इसके बाद में हम इन डिफेक्ट्स को अब क्या करने वाले हैं, एक एक करके अलग अलग करने वाले हैं। हम इनको डिवाइड करेंगे कि मेनली डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, कौन से हमारे काम आने वाले हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है, सभी को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले इनका जो डिवाइडेशन का फॉर्मूला है वो क्या, डिफेक्ट आर मेनली टू टाइप। जो दोष है वो कितने प्रकार के होंगे, मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक तो पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लीनियर डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट जिसको हम क्या बोल देते हैं, बिंदु दोष या बिंदु त्रुटि, जो भी जानते हैं, बिंदु दोष। और जो लीनियर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेखीय दोष। ये कई जगह पर हमें मिलता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के नाम से भी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। कौन सा, पॉइंट डिफेक्ट, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब पॉइंट डिफेक्ट को फिर से हम तीन टाइप में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला टाइप कौन था, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हिंदी मीडियम भी ऐसा ही लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक दोष। सेकंड, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष के नाम से। थर्ड वन, इम्प्योरिटी डिफेक्ट या अशुद्धि दोष के नाम से। ठीक है, तो पहले काम क्या किया हमने, जो आपके डिफेक्ट है इसको दो प्रकार से बांट दिया, बिंदु रेखीय, पॉइंट डिफेक्ट एंड लीनियर डिफेक्ट। फिर पॉइंट डिफेक्ट को फिर से डिवाइड किया, डिवाइड इन अगेन। फर्स्ट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, थर्ड इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, अब स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, तो इसको हमने 11th क्लास में एक बार पढ़ा है, स्टोइकियोमेट्रिक क्या है और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या है। स्टोइकियोमेट्रिक, इसको सिंपल सा हम समझ लें। देखो, हमने पिछली क्लासों में अभी तक केमिकल रिएक्शन को कई बार बैलेंस किया है। जैसे हम बैलेंस करने का मतलब क्या, कि हमारे पास H2 + Cl2 = HCl, हमने बहुत बार किया। इस टाइप से हमने रिएक्शन को कई बार बैलेंस किया। तो इसमें हमने क्या किया, ये 2H 2Cl और HCl, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, 1 और 1। तो यहाँ पर ये केमिकल फार्मूला है कि इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो एक केमिकल फार्मूला तैयार होगा। उसमें 1:1 में क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड तैयार हो जाएगा जो नया होगा। मतलब ये पुराने बॉन्ड तो टूट जाएंगे और नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जो H और Cl के बीच में होगा। पहले हाइड्रोजन Cl और Cl का बॉन्ड था और नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जिसको हम रिएक्शन जो रासायनिक अभिक्रिया उसकी परिभाषा ही बता देते हैं। क्या, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा में हम क्या लिखते हैं, जब जो आपके रिएक्टेंट है, जो आपके क्रिया कारक है, उनके बंध टूट जाते हैं, उनका बॉन्ड ब्रेक होता है और नया बॉन्ड फॉर्म करके, नए बॉन्ड बंध बना करके वो क्या करते हैं, उत्पाद को तैयार करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये हमने पीछे क्लास में पढ़ा हुआ है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री। देखो, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना, जब तक जो कंपाउंड है अपने फिक्स रेशियो में रहेगा, ठीक है, वो अपने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में बना रहेगा, तब तक वो क्या रहेगा, स्टोइकियोमेट्रिक है, मतलब वो रसमितीकरण के अनुसार बिल्कुल सही है। अगर ये अपनी इस रेशियो को बिगाड़ता है, उस कंडीशन में इसको हम क्या बोल देंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। इसकी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में पहला टाइप वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे, रिक्ति दोष। ठीक है, दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतराकाशी दोष या त्रुटि, एक ही बात है। शॉर्ट की, तो शॉर्ट की को नाम शॉर्ट की से ही लिखना है, क्योंकि इसकी जो शॉर्ट की डिफेक्ट है, इसकी जो डिस्कवरी है, इसको जो खोजा गया था वो साइंटिस्ट शॉर्ट की ने खोजा था, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा, शॉर्ट की डिफेक्ट या शॉर्ट की दोष। और लास्ट है, इसको भी साइंटिस्ट के नेम के ऑनर में ही चला दिया, वो क्या था, फ्रैंकल, और फ्रैंकल के लिए फ्रैंकल डिफेक्ट या फ्रैंकल दोष। ठीक है, समझने वाली बात यहाँ पर क्या, ये जो ऊपर की दो डिफेक्ट हैं, ठीक है, ये दोनों नॉन आयनिक है। नॉन आयनिक मतलब अनायनिक है।
या अआयनिक दोष कहलाते हैं। अआयनिक और अआयनिक का मतलब क्या हुआ? अआयनिक हम किसे कहेंगे? जहाँ पर कैटायन और एनायन नहीं होते, मतलब धनायन और ऋणायनों का कोई काम नहीं है, नॉर्मली न्यूट्रल कंपाउंड से हम काम करते हैं, उसको बोलते हैं अनायनिक। और ये जो नीचे वाले दो हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, ये होते हैं आपके आयनिक। ठीक है, आयनिक का मतलब इसमें कैटायन और ऋणायन के बेस पे सारा काम रहेगा, ये आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या, जो लास्ट के दो हैं ये अपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेसन, इनको हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अब सेकेंड टाइप हमारा कौन सा था? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ये भी अपने आप में दो टाइप के होता है, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। एक को तो हम क्या बोलते हैं हिंदी में इसे लिख सकते हैं धातु आधिक्य दोष। हिंदी में लिखना जरूरी है वरना हिंदी वाले नाराज हो जाएंगे। और ये है आपका धातु न्यूनता दोष, ये हो गया आपका। तो ये इनका डिवाइडेशन, इम्प्योरिटी डिफेक्ट अपने आप में एक ही है। ठीक है, ये इनका कंप्लीट डिवाइडेशन हो गया। अब हम कहाँ पर चलेंगे? आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे इसको, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो ध्यान से समझ कर सारा काम करना, ठीक है। और नोट्स में जो तैयार करोगे एक एक की डेफिनेशन लिख कर और एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट इनको अलग करके इनके डायग्राम पूरे करते हुए, और जो डायग्राम आप बना रहे हो डायग्राम को थोड़े, जो राउंड सर्कल जो आप पार्टिकल्स बनाते हो, इन पार्टिकल को थोड़ा बड़ा करके बना सकते हो, जिससे जो विजिबिलिटी है, जो देखने का काम रहेगा वो अच्छा रहेगा और सुंदर दिखेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी इसको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये आपका तैयार है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के लिए। ठीक है, इसको हम ऐसे ही याद रख, जो हिंदी मीडियम में भी ऐसे लिखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक दोष, स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो भी लिखते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट हमने क्या लिखा था? वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में। वैकेंसी डिफेक्ट क्या है कि वैन अनआयनिक सॉलिड, हमने पहले बता दिया था, जो फर्स्ट दो हैं, जो पहले दो डिफेक्ट हैं, ये दोनों डिफेक्ट अनआयनिक हैं, मतलब अआयनिक है। ठीक है, तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या? वैन अनआयनिक सॉलिड या अआयनिक ठोस में सम ऑफ लैटिस साइट, कुछ जालक साइट, ठीक है, कुछ जालक बिंदु या कुछ जालक साइट्स आर वैकेंट, वो क्या रह जाए? खाली रह जाए। इसमें हिंदी में क्या लिखेंगे? जब ठोसों में, जब अआयनिक ठोसों में जालक साइट खाली रह जाए, कुछ जालक साइट खाली रह जाए, उसे हम क्या बोल देंगे? वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब वैकेंसी डिफेक्ट के लिए हमने यहाँ पर लिख तो दिया अनआयनिक कंपाउंड, तो ये किसके लिए काम करेगी? ये जो डिफेक्ट होगा वो कैसा होगा? नॉन आयनिक डिफेक्ट होगा, नॉन आयनिक डिफेक्ट। पहली बात, मतलब डिफेक्ट कैसा है? अनआयनिक डिफेक्ट है। दूसरा, इस डिफेक्ट की वजह से, अब इसमें हमने ये कहा कि लैटिस साइट पर क्या मिल जाते हैं? वैकेंसी मिलती है। वैकेंसी का मतलब खाली जगह मिलती है, वैकेंट का मतलब खाली जगह हो जाती है। तो खाली जगह होगी तो आपका जो घनत्व है, डेंसिटी है, जो आपका घनत्व है, अगर किसी निश्चित जगह से कोई पार्टिकल बाहर निकल जाए तो उसके आयतन और द्रव्यमान में कमी आएगी, और कमी आएगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? लो। ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। कंप्लीट है। क्या क्या कहा हमने कि वैकेंसी डिफेक्ट में जो अनआयनिक सॉलिड है उसमें से लैटिस साइट में से कई जगह खाली रह जाती है, मतलब किसी वजह से खाली हो जाती है। किसके लिए काम ने? नॉन आयनिक डिफेक्ट। डिफेक्ट का टाइप कौन सा हो गया? नॉन आयनिक। डेंसिटी इसमें क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। देखो समझेंगे, जैसे कि हमने ये तैयार किया और इसमें इस प्रकार का अरेंजमेंट था बिफोर डिफेक्ट। किससे पहले? डिफेक्ट के आने से पहले ये बिफोर डिफेक्ट था। ठीक है, जैसे इसमें डिफेक्ट, अब अपना जो पॉइंट है उसको समझेंगे कैसे। इसमें से एक जगह वैकेंट रह गई और इस जगह वैकेंट होने से क्या गया? वैकेंसी
डिफेक्ट आ गया। अब ये जगह खाली हुई तो इसका क्या होगा, डेंसिटी जो घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा, कम। तो अपना दूसरा नंबर का था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष में सम ऑफ एटम और पार्टिकल ऑक्यूपाई इन इंटरस्टिशियल साइट इन लैटिस। हिंदी मीडियम में इसको कंप्लीट कर लेंगे। जालक में कुछ परमाणु या एटम या अव्ययी कण अंतराकाशी जगहों पर पाए जाएं या अंतराकाशी जगहों पर चले जाएं, उसे हम अंतराकाशी दोष से जानते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे कि इसमें होता क्या है। देखो, इसमें पहली बात तो वो ऊपर वाली हम कर लेंगे सेम, नॉन आयोनिक है। तो इसमें तो हमने पता है कि ये एक आयनिक डिफेक्ट है, क्योंकि इसमें आयंस की बात हमें नहीं करनी है, ना कैटाइन है, ना एनाइन है, ना धनाइन है, ना ऋणाइन है। सेकंड, जो दूसरी बात है डेंसिटी की, डेंसिटी जो हम घनत्व की बात करेंगे। अब घनत्व की बात ये देखो, अकॉर्डिंग टू डायग्राम इसको हमने मान लिया कि ये हमारा बिफोर डिफेक्ट, मतलब त्रुटि से पहले का ये स्ट्रक्चर है। अगर इसके बाद तो त्रुटि हमने देखी है तो कैसी हो जाएगी, चलो हम वापस डायग्राम पूरा कर देते हैं। ये त्रुटि से पहले की स्थिति है। त्रुटि के बाद क्या होगा, कि ये पार्टिकल है वो अंतराकाशी जगह पर चला गया। ठीक है, या ये हो सकता है कि कोई नया पार्टिकल बीच में आ जाए, दोनों काम हो सकते हैं। या तो इसी जालक का कोई एक पार्टिकल उठ के कहाँ पर चला जाए, इनके इंटरस्टिशियल हम किसे कहते हैं, दो पार्टिकल, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की जगह है उसके बीच में चला जाए, तो उस स्थान को हम क्या बोलेंगे, अंतराकाशी स्थान में चला जाएगा तो अंतराकाशी दोष कहलाएगा। अब डेंसिटी की बात यह है कि अब इसमें कोई पार्टिकल नया नहीं आया, ना कोई पार्टिकल बाहर निकला, तो कंडीशन यहाँ पर ये कहती है कि इसकी जो डेंसिटी है वो क्या रहेगी, रिमेन सेम, वैसी की वैसी बनी रहेगी, मतलब डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन, अगर कोई पार्टिकल बाहर से आता है, अगर इन अंतराकाशों में इन इंटरस्टिशियल साइट पर कोई बाहर से कोई आता है, तब इसकी डेंसिटी में क्या हो जाएगी, प्रोग्रेस हो जाएगी, डेंसिटी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान से याद रखनी है। तो फर्स्ट आपका वैकेंसी, सेकंड आपका इंटरस्टिशियल। उसके बाद जो थर्ड वन आपका वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम जानते हैं शॉर्ट की से, ये आपका शॉर्ट की डिफेक्ट, ये आपका तीसरा। इसमें क्या करना है, फर्स्ट तो इसको जान लेना है। सबसे पहली बात आयनिक डिफेक्ट है, मतलब एक ऐसा दोष है, आयनिक दोष है, मतलब डिपेंड किस पे करेगा, प्लस माइनस, धनायन, ऋणायन, कैटायन और एनायन पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट कंडीशन। तो पहली बात जो डेफिनेशन में हम यूज करेंगे वो यही होगी कि जब हम डेफिनेशन जब इसकी लिखेंगे कि आयनिक डिफेक्ट है, ये एक प्रकार का कैसा दोष है, आयनिक दोष है। दूसरी बात, इस डिफेक्ट में होगा क्या, इस डिफेक्ट में व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन रिमूव द लैटिस, लैटिस का मतलब जालक, जालक से कैटाइन और एनाइन बराबर संख्या में क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब इसको सीधा जानना, शॉर्ट के मतलब शॉर्ट पड़ जाते हैं कि इसकी जो डेंसिटी है वो एटम और आयन क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो कमी आएगी, और कमी आने से इनके नंबर क्या हो जाएंगे, कम पड़ेंगे, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डेंसिटी की बात क्या लिखेंगे, डेंसिटी डिक्रीज। ठीक है, मतलब डेंसिटी में क्या आती है, कमी आती है। ओके, और साथ में एक बात का और भी ध्यान रखना है, इसमें जो एटम के आयन्स हैं, एटम के जो आयन कौन कौन से, आपका कैटायन जो आपका धनायन और ऋणायन एनायन, ये दोनों साइज वाइज क्या होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेट बराबर होनी चाहिए। ये दोनों का साइज क्या होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट बराबर होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको समझें कैसे, जैसे आयनिक डिफेक्ट बोला तो एक प्लस, दूसरा माइनस पार्टिकल, प्लस कैटायन, फिर एनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन, कैटायन, एनायन,
ये आपका कैटायन एनायन, कैटायन एनायन और फिर आपका कैटायन। तो ये आपका एक लैटिस है जिसमें कैटायन और एनायन वेल अरेंज्ड है, अच्छे से निश्चित रूप से तरीके से अरेंज हो चुके हैं। अब इस दोष में क्या होगा, जो आपके इसमें हमने लिखा था कि रिमूव बराबर नंबर में, इक्वल नंबर में क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। मतलब मान लो इसमें से कोई एक एनाइन बाहर निकल जाए किसी भी वजह से, किसी भी वजह से का मतलब ये हो सकता है कि हमने इसको टेम्परेचर दिया हो या एक कंडीशन कुछ ऐसी है बन गई हो जिससे एक इसका कौन हो जाए, इसका एक ऋणायन बाहर निकल जाए। जितनी संख्या में ऋणायन बाहर निकलता है उतनी संख्या में बाहर क्या निकल जाएगा, एक धनायन निकल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये स्टाइकियोमेट्रिक जो हमने कहा था कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो हमेशा समान रहने वाला है, उस रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो अभी भी नहीं आएगी क्योंकि इसमें क्या था, जितने धनायन पहले थे 1 2 3 4 5 6 7 8 धनायन थे और उसी नंबर में क्या थे, 8 ऋणायन थे। जैसे ही दोष आया तो एक ऋणायन यहाँ से निकला तो एक बराबर में यहाँ से कौन निकल गया, धनायन। मतलब अभी भी इनका रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इस दोष में जो धनायन और ऋणायन है उनके नंबर हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब नंबर 4, तो इसे हम शॉर्ट की कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम शॉर्ट की में, नो। तो अब आगे क्या हम करेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट को। अगला आपका है फ्रैंकल डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में तो पहली बात ये भी कौन सा डिफेक्ट है, एक आयनिक डिफेक्ट है। मतलब दोष किस प्रकार का है, आयनिक प्रकार का दोष है। ठीक है, दूसरी बात, अब इसमें क्या करना है, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट कैसे बन गया, इसमें करना क्या पड़ेगा। इसमें तो हमने कह दिया कि इक्वल नंबर में जो कैटायन होगा वो निकल जाएगा और उसी के इक्वल नंबर में अगर एनायन वो निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हमने इसमें तो डेंसिटी को कम कर दिया। मतलब इसको हम वैकेंसी डिफेक्ट से रिलेट कर सकते हैं, शॉर्ट की को किससे कर सकते हैं, वैकेंसी में भी क्या होता है, कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, वैसे याद रखने के लिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को हम किससे याद कर सकते हैं, फ्रैंकल से, क्योंकि इसमें भी वैसा ही होता है। तो इसमें जो डेफिनेशन लिखी हुई उसमें क्या, जो इसमें जो आप पॉजिटिव आयंस होंगे वो नेगेटिव आयंस के, मतलब जो आपका धनायन होगा वो ऋणायनों के अंतराकाशी इंटरस्टिशियल साइट पर चले जाते हैं। मतलब कि ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो आपका एक। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ से ये कैटायन होगा वो ऋण आयनों के बीच में कहीं पर भी, दो ऋण आयनों के बीच में चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये होगा, इसमें कंडीशन को आपको याद रखना है कि आपको धनायनों को छोटा बनाना है और ऋणायनों को क्या करना है, बड़ा बनाना है। धनायनों को छोटा बनाना है और ऋणायनों को बड़ा बनाना है। तो यहाँ से निकल के क्या होंगे, वो ऋणायनों के जो अंतराकाशी स्थल होंगे उनके बीच में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो दूसरी बात ध्यान में रखने वाली वो क्या थी कि जो धनायन है उनका आकार ऋणायनों के आकार से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मतलब आपकी जो कैटाइन साइज है वेरी लेजर देन बाई एनायन। ठीक है, और दूसरी बात जो इसमें हमें लिखनी है वो हम क्या करेंगे, तो हमने साइज़ के बारे में बता दिया। दूसरी बात डेंसिटी की, तो डेंसिटी यहाँ पे तो हमने कम की थी और यहाँ पे डेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो निकला हुआ पॉजिटिव आयन है वो अभी लैटिस से बाहर नहीं गया, ना कोई बाहर से आया है, तो इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, बिल्कुल सेम बनी रहेगी। तो इससे हम क्या बोल देंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट कह देंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट दो डिफेक्ट पड़े इनको हमें अच्छे से याद करना है। इनके बीच में जो कंपैरिजन है उसकी भी हम टेबल तैयार कर सकते हैं। डेफिनेशन सभी आप अलग अलग सभी की एक एक करके लिखोगे। ठीक है, और बाकी कोई प्रॉब्लम आपके आने वाली नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जितने भी दोष हमने पढ़े हैं इन सभी को हम थर्मोडायनेमिक दोष भी कह सकते हैं। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कह सकते हैं। अब थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट इसको आप अच्छे से जानते हो, ऊष्मागतिकी दोष कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, सबने आपने पढ़ा है कि
स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानक ताप पर तो बिल्कुल सही रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनका टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है इनमें डिफेक्ट आ जाता है। तो कैसे डिफेक्ट हो सकते हैं? सारे बेस टेम्परेचर में है, तो इसको हम बोल सकते हैं थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट। तो ये आज की क्लास में हमने डिफेक्ट 2 पूरे कर लिए। सॉरी, स्टाइकियोमेट्री कंप्लीट कर लिया, नॉन स्टाइकियोमेट्री हम अगले में करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।